नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्य समाचार। आपके साथ मैं श्वेता राजपूत। सबसे पहले सूर्य समाचार के सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। 15 अगस्त का दिन देश के लिए बेहद ही खास है। बेशक सदियां बीत जाए, साल गुजर जाए, लेकिन यह दिन अपनी अहमियत के साथ हमेशा से ही खास रहेगा। बदले वक्त के साथ भारत भी बदला है, और इस कदर बदला है कि पहले के भारत और अब के भारत में बेशुमार बदलाव देखने को मिला है। यह भारत 21वीं सदी का नया भारत है, जो ना झुकना जानता है, ना हारना, जो केवल जीतना जानता है। अपने मजबूत इरादों और बुलंद जज्बों के साथ 2047 की ओर विकसित होने को पूरे तरीके से तैयार है। भारत की ताकत कई पहलुओं में निहित है, जिनमें आर्थिक, सैन्य और कूटनीतिक प्रभाव शामिल हैं। भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था, उत्तीर्ण तकनीक और रणनीतिक गठबंधनों के कारण वैश्विक स्तर पर इसकी स्थिति मजबूत हुई है, और यह दुनिया ने देखा है और स्वीकार भी किया है। यही वजह भी है कि आज भारत को दुनिया के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पर निमंत्रण मिलता है और शामिल भी किया जाता है। पंद्रह अगस्त का दिन काफी खास है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 भारतीय इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज वो दिन है जब हर भारतीय को भारतीय होने का गौरव प्राप्त हुआ था। इसी दिन भारत ने गुलामी की कालकोठरी को तोड़कर आजादी की आबो हवा में सांसें ली थी। भारत को मिली आजादी कितनी मुश्किल थी, इसे सोचकर आज भी दिल कांप उठता है, कलेजा मुंह को आ जाता है, और आजादी के उन मतवालों को याद कर सम्मान में सिर झुक जाता है, जिन्होंने भारत मां को गुलामी की पीढ़ियों से आजाद करवाया था, जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हंसते हंसते अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए थे, जिन माताओं ने अपने बेटों को इस लड़ाई में शामिल होने की हिम्मत दी थी, जिन सुहागनों ने देश की आजादी के लिए अपनी मांग का सिंदूर तक पहुंच लिया था, जिन बहनों ने अपनी जान से ज्यादा प्यारे भाइयों को भारत मां की रक्षा के लिए भेज दिया था। न जाने ऐसी कितनी कहानियां और किस्से आज भी इतिहास के पन्नों पर दर्ज है, जिनकी कुर्बानियों की बदौलत आज हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। और जब आजादी मिले कई साल बीत चुके हैं, आजादी के उन मतवालों को याद करना भी जरूरी है, जिन्होंने नारा दिया था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और इसी पर खास पेशकश है हमारी स्वतंत्रता। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. तारीख 14-15 अगस्त की आधी रात, जब सारा देश वर्षों के गुलामी की आबो हवा में बेचैनी की रात काट रहा था, चंद ब्रिटिश हुकूमत के अधिकारी और भारतीय हुक्मरानों की मौजूदगी में भारत अपने स्वर्णिम भविष्य निर्माण की पटकथा लिख रहा था। एक ऐसी पटकथा जिस पर आगे चलकर भारत को गौरवशाली भारत कहलाना था। एक ऐसी पटकथा जिससे भारत को अपना खोया हुआ मान सम्मान दुनिया से वापस लेना था। एक ऐसी पटकथा जिससे हमें पुरानी गलतियों से सीख लेकर दुनिया का नजरिया भारत के प्रति बदलना था। एक ऐसी पटकथा जिसमें उन बलिदानियों की आखिरी इच्छा को पूरा करना था जो उन्होंने आजाद भारत के लिए देखे थे। लेकिन एक आम इंसान के लिए यह किसी सपने से कम नहीं था। अंग्रेजी हुकूमत और भारतीय नेताओं के बीच आधी रात को हुए इस ऐतिहासिक समझौते की जानकारी देश की आवाम को अगली सुबह मिली थी। वर्षों से अंग्रेजों का गुलाम भारत अपने हाथों की हथकड़ियां और पैरों में बंधी बेड़ियों को तोड़कर आजाद हो चुका था। Years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A moment comes
which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends, and when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance. It is fitting that at this solemn moment we take the pledge of dedication to the service of India and her people and to the still larger cause of humanity. अब आपके दिल में यह सवाल उठना भी लाजमी है कि जिस भारत को अंग्रेजों ने सालों से गुलाम बना रखा था, उसे आजादी देने के लिए 15 अगस्त का दिन ही क्यों चुना गया? तो इसका जवाब सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि इस तारीख को ना तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने चुना था, ना ही नेहरू और पटेल जैसे दिग्गज जैसे नेताओं ने। यह तारीख तत्कालीन लॉर्ड माउंटबेटन ने चुना था, और वो भी इसलिए क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना ने इसी तारीख को ब्रिटिश हुकूमत के सामने समर्पण किया था। बस इसी गुमान की खातिर अंग्रेजी हुकूमत ने भारत की आजादी के लिए 15 अगस्त का दिन चुना। भारत को दशकों से गुलाम बनाए बैठे अंग्रेजी हुकूमत के लिए 15 अगस्त की तारीख भले दिन अपने गुमान को दिखाने की तारीख थी, लेकिन हिंदुस्तानियों के लिए जमीन से उठकर आसमान को छूने की जिद थी। लेकिन इस दौरान भी चुनौतियों की भरमार कम नहीं थी। भारत से एक दिन पहले आजाद हुआ पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से मानवता को शर्मसार कर रहा था, और इसी बीच जो हिंदुस्तान अभी ठीक से संभला भी नहीं था, उसे महात्मा गांधी की हत्या का सबसे बड़ा झटका लगा। दरअसल महात्मा गांधी अहिंसा पर भरोसा करते थे और पूरे भारत से उनकी यही उम्मीद थी। लेकिन कुछ गरम दल के क्रांतिकारी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते थे, और उनका मानना था कि अगर भारत अहिंसा की नीतियों को नहीं अपनाता तो कई साल पहले भारत ने गुलामी की बेड़ियों को तोड़ दिया होता। लेकिन इस अहिंसा और हिंसा के बीच लड़ाई में गांधी की हत्या देश के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी, जिसका दर्द साल 1948 में लाल किले से दिए नेहरू के भाषण में साफ देखा गया था। महात्मा गांधी, जिन्हें राष्ट्रपिता की संज्ञा दी गई थी, उनकी हत्या के बाद देश की 35 करोड़ की आबादी एक पल में अनाथ महसूस करने लगी थी। और उस वक्त पंडित नेहरू ने कहा था रोशनी चली गई, तो पटेल ने कहा था मार्गदर्शक चला गया। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में जरूरी था देश को एकजुटता के साथ खड़े होना, और यही काम पंडित नेहरू और सरदार पटेल ने तमाम कड़वाहटों के बावजूद किया था। एक तरफ भारत गुलामी की कब्र पर आजादी की बुलंद इमारत खड़ा कर रहा था, तो दूसरी ओर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में हिंदुस्तान को एक नया संविधान मिला, और सरदार पटेल की अगुवाई में 562 से ज्यादा रियासतों ने खुद को हिंदुस्तान में मिला लिया। लेकिन इन सब के बावजूद सबसे बड़ी चुनौती उन करोड़ों भारतीयों को 2 वक्त की रोटी मुहैया करवानी थी जो दाने दाने को तरस रहे थे। क्योंकि अंग्रेजों से भले भारत को आजादी मिल गई थी, लेकिन कभी सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत को अंग्रेज पूरी तरह से लूट चुके थे, और इससे उबरने में भारत को कई साल लग गए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुले मंच से पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि आने वाले सालों में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होगा। आज दुनिया की अर्थव्यवस्था कई आशंकाओं से गुजर रही है, अस्थिरता का माहौल है। ऐसे में दुनिया के देश अपने अपने हितों पर फोकस कर रहे हैं, अपने अपने देश के हितों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। भारत भी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। इसलिए भारत को भी अपने आर्थिक हितों को लेकर सजग रहना ही है। हमारे किसान, हमारे लघु उद्योग, हमारे नौजवानों के रोजगार, इनका हित हमारे लिए सर्वोपरि है। जिस रफ्तार से दुनिया ने भारत में अपनी धमक दिखाई है, उससे इतना तो तय है कि आने वाले समय में जो भारत अभी 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, उसे 2 पायदान और चढ़कर तीसरे नंबर पर आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा।
यहाँ ये भी समझने की जरूरत है, इसे अगर एक राष्ट्र के तौर पर देखें तो बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है और इतने कम समय में भारत चांद तक का सफर तय कर चुका है। आजाद भारत का इतिहास ऐसी उपलब्धियों से भरा पड़ा है और यही वजह है कि हर साल 15 अगस्त को हिंदुस्तानियों का दिल एक साथ धड़कता है, तिरंगा आसमान को गर्व से ललकारता है और हर हिंदुस्तानी फख्र से तिरंगे को सलाम करता है। हम सभी जानते हैं कि 15 अगस्त को भारत को मिली आजादी के दिन देश के प्रधानमंत्री लाल किले से झंडा फहराते हैं, क्योंकि लाल किले को आजादी के प्रतीक चिन्ह के तौर पर देखा जाता है। लेकिन सवाल यह भी है कि आखिर आजादी का प्रतीक लाल किले को ही क्यों चुना गया? क्यों हर साल देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराते हैं? इसका जवाब जानने के लिए आपको फिर से गुलामी के उस दौर को याद करना होगा जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के खिलाफ दिल्ली चलो का नारा दिया था। देखिए, साल 1945 यानी भारत को मिली आजादी से 2 साल पहले सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के खिलाफ दिल्ली चलो का नारा दिया था और खुद आजाद हिंद फौज को मजबूत करने भारत से बाहर चले गए। इसी बीच उनके 3 साथी, जिसमें कैप्टन शाहनवाज, कैप्टन पी.के. सहगल और लेफ्टिनेंट जी.एस. ढिल्लन के खिलाफ अंग्रेजी हुकूमत ने कोर्ट मार्शल का आदेश जारी कर दिया। आरोप था ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बगावत। ब्रिटिश हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ नेहरू समेत पूरे राष्ट्र ने इसका विरोध किया, जिसके आगे अंग्रेजी हुकूमत को झुकना पड़ा और तीनों स्वतंत्रता सेनानियों को रिहा कर दिया गया। स्वतंत्रता सेनानियों की रिहाई के बाद देश भर में विजयोत्सव का माहौल बन गया। हर किसी को आजाद भारत, खुशहाल भारत की तस्वीर दिखने लगी और उसी समय से लाल किला स्वतंत्रता सेनानियों और देश की जनता के बीच स्वाधीनता की पहचान बन गया। इस घटना के महज 2 साल बाद ही हिंदुस्तान एक आजाद मुल्क बना और आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले लाल किले से झंडा फहराकर देश और दुनिया को नया संदेश दिया था और तभी से ये एक परंपरा बन गई। हर साल 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री लाल किले से अपने भाषण से देश का मुकद्दर तय करते हैं। जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया था कि हिंदुस्तान भले ही आजाद मुल्क हो चुका था, लेकिन चुनौतियों की भरमार थी। एक तरफ हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान तो दूसरी ओर चीन की विस्तारवादी नीति भारत के ऊपर एक के बाद एक जंग थोप दिए। लेकिन वो कहते हैं ना, जंग में हथियार से भी ज्यादा हौसले काम आते थे और भारतीय सेना के पास इसकी कोई कमी नहीं थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने इसी समय जय जवान जय किसान के नारों से देश को एक सूत्र में बांधने और पिरोने का काम किया था। आपसे ये 3 नारे आपके सामने कहता हूं, आपसे आशा करूंगा कि आप उसे दोहराएंगे। एक तो जय जवान, जय जवान, जय जवान, जय किसान, जय किसान, जय किसान, जय हिंद, जय हिंद। दरअसल इसे भारत की बदनसीबी ही कहेंगे कि पड़ोसी के तौर पर एक तरफ पाकिस्तान जैसा नापाक मुल्क है, दूसरी ओर चीन जैसा चालबाज देश, और इन सब से खुद को बचाते हुए भारत को एक विकसित राष्ट्र बनना था। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी न चाहते हुए भी नियति के आगे झुकना पड़ता है। गरीबी से जूझ रहे भारत पर साल 1962 में चीन ने जंग थोप दी। इस जंग में हमारी सेना ने दुश्मनों से कड़ा मुकाबला तो किया, लेकिन कई दिनों तक चली इस लड़ाई में भारत को आखिरकार हार का मुंह देखना पड़ा। इसके 2 साल बाद भारत के प्रधानमंत्री नेहरू की मौत हो गई और देश पर एक के बाद एक दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। इस मुश्किल समय में पड़ोसी धर्म एक दूसरे का साथ देने का होता है, लेकिन हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान गफलत में जीना शुरू कर चुका था और इस मुश्किल समय में उसने मदद का हाथ बढ़ाने के बजाय युद्ध की शुरुआत कर दी, जिसका भारतीय सेना और सरकार ने करारा जवाब दिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री कद में जितने छोटे थे, उनका मनोबल उतना ही बड़ा था। तलवार की नोक पर या एटम बॉम्ब के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। तो एक सरकार के नाते
हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। लाल बहादुर शास्त्री के आत्मविश्वास और सेना के मनोबल के आगे पाकिस्तानी सेना को दूसरी बार भारत के सामने घुटने टेकने पड़ गए। कायर पाकिस्तान ने 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में आतंकी हमला करवाया। आतंकिस्तान की ये कायराना हरकत देश कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि इसमें बेगुनाह लोगों की जान चली गई, धर्म पूछकर लोगों को मार डाला गया, अपने ही परिजनों के सामने मौत के घाट उतार दिया गया। किसी ने अपना बच्चा खोया तो किसी ने अपना सिंदूर खो दिया, तो कोई अपने माता पिता को दोबारा से देखने के लिए तरस गया। देश में आक्रोश, गुस्से की लहर उठी तो भारत ने भी ठान लिया कि अब और नहीं। बस फिर क्या था, बेकसूर लोगों के बहे खून का बदला भारत ने लिया। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया में वो करके दिखाया जिसका अंदाजा कोई देश भारत को लेकर नहीं लगा रहा था। पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई, आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया, आतंकियों को मार गिराया गया, पाक की नापाक हरकतों को पूरा नहीं होने दिया। और साफ तौर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, हम अब जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं, आतंकी गतिविधियों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकाने घर में घुसकर सैकड़ों मील अंदर जाकर तबाह कर दिए। जी हां, ये मजबूत भारत है जो विकसित भारत की ओर अग्रसर है। ये भारत कितना शक्तिशाली है, इसकी तस्वीर दुनिया भर ने देखी है। आतंकिस्तान के मंसूबों पर कैसे भारत ने पानी फेरा है, ये सभी ने देखा है। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले ने देश को झकझोर कर रख दिया था और कभी न भूलने वाली चोट आतंकियों ने दी। लेकिन भारत कमजोर नहीं पड़ा, बल्कि इतना मजबूत बनकर उभरा कि दुनिया ने भारत की शक्ति देखी, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकियों को मार गिराया, आतंकियों के ठिकानों को तबाह कर दिया। दुनिया ने भारतीय सेना का पराक्रम देखा, सेना के जवानों का जज्बा देखा। हाल ही में सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है। देश को 24 घंटे 365 दिन बहुत अच्छे स्तर की तैयारी रखनी चाहिए। That who can fight on borders, maneuver in deserts, plan counterinsurgency operations in dense urban jungles, neutralize drones, decode cyber intrusions, and wage influence operations. Today, on one end, we will require kind of scholar warriors who also practice this science of strategy and tactics, but also we will require tech warriors. Tech warriors will be able to harness cutting-edge technologies, cyber power, artificial intelligence, and data-centric architecture. We will also require info warriors who will shape narratives, counter disinformation, and dominate the invisible battle space of perception. वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारत को मजबूत बनाने में अहम भूमिका रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया में साबित करके दिखाया कि कैसे देश ताकतवर बनाना है, और यही वजह भी है कि पल पल सेना के संपर्क में रहकर हर जानकारी वो लेते रहे। कैसे हर ऑपरेशन को अंजाम देना है, ये भी जानकारी ली और सेना को खुली छूट दे दी। देश के हर बड़े मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंक के खिलाफ कड़ा संदेश दिया। तो हाल ही में हुए 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पीएम ने कहा कि आतंकवाद आज मानवता के सामने सबसे गंभीर चुनौती बन गया है। इसके खिलाफ आवाज उठाना केवल सुविधा का मामला नहीं, बल्कि एक सिद्धांत होना चाहिए। पीएम ने 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा, हाल ही में भारत ने एक अमानवीय और कायरतापूर्ण आतंकी हमला झेला। यह हमला भारत की आत्मा, पहचान और गरिमा पर सीधा आघात था। ये केवल भारत ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता पर हमला था। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े हुए, समर्थन और संवेदना व्यक्त की, मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूं। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेनाओं की सफलता सीमा पार
कई किलोमीटर भीतर आतंकवादी ठिकानों को नेस्त नाबूद करने की ताकत और आतंकवादियों के बचाव में उतरे पाकिस्तान को कुछ ही घंटों में घुटनों पर लाने की हमारी क्षमता पूरी दुनिया ने नए भारत के इस स्वरूप के दर्शन किए हैं। पहलगाम में कुछ आतंकवादियों ने आकर हमारे वहां पर्यटन के लिए गए कुछ निर्दोष नागरिकों की निर्मम हत्या कर दी थी। मेरे बहनों भाइयों, उन्होंने मान लिया था कि भारत शांत होकर बैठ जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प था, हम लोगों ने तय किया हम इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। और आपने देखा होगा, ऐसी कल्पना भी कभी नहीं की जा सकती थी, धर्म पूछ कर मारेंगे। पूछते थे कि तुम कौन हो। पाकिस्तान की कायराना हरकत दुनिया जान चुकी है। भारत ने अपने डेलीगेशन दुनिया भर में भेजे और ये बताया कि कैसे पाक आतंकियों का साथ देता है, और यही वजह भी है कि अब अलग अलग देश भारत के साथ खड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। हालांकि पाक ऐसी नापाक हरकतें हमेशा से ही करता आया है। पहले भी आजादी के दौर में 2 बार भारत से हार का मुंह देखने के बाद भी पाकिस्तान की अकल ठिकाने नहीं आई और कश्मीर मुद्दे को लेकर उसने साल 1971 और 1999 में भी जंग की शुरुआत की, जहां उसे भारतीय सेना ने ऐसा दर्द दिया जिसे वो कभी भूल नहीं पाएगा। लेकिन जो सुधर जाए वो पाकिस्तान नहीं। एक समय भारतीय फौज असलहे से भले कमजोर थी, लेकिन हौसला 7वें आसमान पर था। साल 1971 की जंग को पाकिस्तान कभी भुला नहीं पाएगा। भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की कुशल रणनीति और भारतीय फौज के मनोबल के आगे पाकिस्तानी सेना को घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा था। लेकिन पाकिस्तान को मिला जख्म सिर्फ इतना नहीं है। इस लड़ाई में भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और बांग्लादेश एक अलग राष्ट्र बना। हालांकि पाकिस्तान का दिल इतने से भी नहीं भरा और एक बार फिर उसने साल 1999 में भारतीय सीमा में घुसपैठ की गुस्ताखी कर दी। इस समय देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। अटल बिहारी वाजपेयी का नाम उनके काम से बिल्कुल मैच करता था। पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का जवाब देने के लिए उन्होंने सेना को आदेश दिया और भारतीय सेना ने एक बार फिर से पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिला दी। हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। ये लड़ाई अभी चलेगी और इस लड़ाई को जीतने के लिए हमें प्रयास करना है। लड़ाई के परिणाम के बारे में भी मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। हमारी विजय निश्चित है और हम विजयी होकर दिखाएंगे। हर बार चुनाव के बाद पाकिस्तान के हुक्मरान बदल जाते हैं, लेकिन एजेंडा पिछला सिर्फ एक है, अपनी जमीन पर आतंकवादियों को पनाह देना और मौका मिलते ही उसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ करना। 18 सितंबर 2016 को पाकिस्तान के पाले हुए आतंकियों ने सुबह करीब 5:30 बजे जम्मू कश्मीर के उरी स्थित भारतीय सेना के ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर हमला कर दिया, जिसमें हमारे 19 बहादुर जवान शहीद हो गए और कई जवान घायल हुए थे। पाकिस्तानी आतंकवादियों की ओर से यह हमला कितना सुनियोजित था, इस बात का अंदाजा आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि आतंकवादियों ने 3 मिनट में 17 हैंड ग्रेनेड फेंके थे। भारतीय सेना के साथ आतंकियों की 6 घंटे तक मुठभेड़ चली, जिसमें 4 आतंकी मारे गए। लेकिन पाकिस्तान से बदला यहां पूरा नहीं हुआ था। देश
गुस्से में उबल रहा था। 130 करोड़ की आबादी वाला देश एक स्वर में पाकिस्तान को उसकी ही भाषा में जवाब देने की मांग कर रहा था। देश की भावना को पीएम मोदी भी भली भांति जानते थे और उन्होंने साफ शब्दों में पाकिस्तान को चेता दिया कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है और भारतीय कमांडोज ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया। भारत की इस कार्रवाई से भी पाकिस्तान का दिल नहीं भरा और 14 फरवरी 2019 को उसके पालतू आतंकियों ने दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में सीआरपीएफ के काफिले पर हमला कर दिया। इस हमले में हमारे 40 जवान शहीद हो गए। देश में एक बार फिर से गुस्सा था। मोदी सरकार पहले ही पाकिस्तान को चेतावनी दे चुकी थी, हर हिमाकत का करारा जवाब मिलेगा, और हुआ भी ठीक वैसा ही। इस बार भारतीय जांबाजों ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया। ये हमारी बदकिस्मती है कि ऐसे दो देश, चीन और पाकिस्तान, हमारे पड़ोस में हैं, जिन्हें अमन चैन से कोई वास्ता नहीं है। दोनों ही मुल्क भूमाफिया की श्रेणी में अव्वल स्थान पर आते हैं, लेकिन इन चुनौतियों से पार पाना हिंदुस्तान को भी बखूबी आता है। चीन ने जब गलवान घाटी में भारतीय फौज के साथ गलत हिमाकत की तो भारतीय सेना ने भी बता दिया कि ये 1962 वाला हिंदुस्तान नहीं है, ये नया हिंदुस्तान है। दोस्तों का दोस्त और दुश्मन का दुश्मन। चीनी सैनिकों के साथ झड़प में भारतीय सेना ने 20 सैनिकों के मुकाबले 50 चीनी सैनिकों को मारकर अपना बदला पूरा किया। भारत का मनोबल हिमालय से भी ऊंचा है। इसकी एक बानगी तब देखने को मिली जब गलवान हिंसा के बाद चीन और पाकिस्तान दोनों को कड़ी चेतावनी देने के लिए पीएम मोदी खुद लद्दाख के दौरे पर पहुंच गए, जहां उन्होंने हजारों फीट की ऊंचाई से दुनिया को जो संदेश दिया था उसे आज एक बार फिर से दुश्मन मुल्क को सुन लेना चाहिए। जिन कठिन परिस्थितियों में, जिस ऊंचाई पर आप मां भारती की ढाल बन करके उसकी रक्षा करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसका मुकाबला पूरे विश्व में कोई नहीं कर सकता है। दुनिया भर के मुल्कों को अब इसमें कोई शक नहीं है कि भारत विश्व शक्ति बनने की राह पर चल पड़ा है। एक ओर जहां 34 सालों बाद नई शिक्षा नीति लागू की गई है, तो वहीं दूसरी ओर रक्षा के क्षेत्र में भी भारत आत्मनिर्भर हो रहा है। युद्ध और बुद्ध दोनों की नीतियों पर चलने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत का वो स्वाभिमान एक बार फिर से वापस लाने में जुटे हैं जो अंग्रेजी हुकूमत से पहले कभी भारत हुआ करता था। और जिस तेजी से भारत आगे बढ़ रहा है, कहना गलत नहीं होगा कि हम अपने लक्ष्य के करीब हैं। इरादों में फौलाद और दिल में जुनून हो तो कामयाबी की राह छोटी दिखाई देने लगती है। हिंदुस्तान के साथ ही ऐसा हुआ। हिंदुस्तानियों की जिद ने उनकी दुनिया बदल दी है। ये नया भारत है जो हर क्षेत्र में आज सबसे आगे नजर आता है, जो ना तो कमजोर है ना कि हारना जानता है, जो जानता है तो केवल बस विकसित भारत के पथ पर चलना, कि कैसे देश विकसित हो, कि कैसे देश दुनिया में हर क्षेत्र में अपनी जीत का परचम लहराए, कि कैसे मजबूती से अपने लक्ष्य को साध कर आगे बढ़ना है। 1947 में जब देश आजाद हुआ तब हर तरफ एक उल्लास था। अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति का जश्न था। बेशक इस जश्न में बंटवारे की टीस भी शामिल थी। सरहद ही नहीं, संपत्ति भी बंट गई थी। इसके बावजूद देश एक नई शुरुआत, एक शानदार आगाज के लिए तैयार था। कदम कदम पर संसाधनों की कमी हमारी राह रोक रही थी, लेकिन किस्मत बदलने की जिद पाले बैठे हमारे रहबरों ने हमें हर मुश्किल से निजात दिलाई। कभी विकसित देशों की उंगली पकड़कर चलने वाला हिंदुस्तान 70 सालों में कामयाबी की ऐसी दास्तान लिख चुका है कि देखने वालों की आंखें चौंधिया रही हैं। जमीन से लेकर आसमान तक हिंदुस्तान ने अपना परचम लहराया है। दशकों पहले जिन देशों की तरफ हिंदुस्तान हसरत भरी निगाह से देखता था, वो आज राइजिंग इंडिया की तारीफ करते नहीं थकते हैं। हमारी तरक्की पड़ोसी मुल्क चीन की तरह मानवता की कीमत पर नहीं हुई है।
हिंदुस्तान में समाज और अर्थव्यवस्था की बराबर प्रगति हुई है। दशकों पहले जिन सामानों को हम लग्जरी आइटम्स में गिनते थे, वो आज हमारी जरूरत बन गई हैं। बेशक हिंदुस्तान को अभी अपने सपनों की मंजिल हासिल करनी है, लेकिन दमदार शुरुआत ने दुनिया भर को इस बेमिसाल मुल्क का मुरीद बना दिया है। हजारों मील लंबे सफर की शुरुआत भी पहले कदम से होती है। हिंदुस्तान ने भी 70 साल पहले ऐसे ही एक कदम से शुरुआत की थी। कामयाबी राह दिखाती गई, मंजिल करीब आती गई। कहते हैं ना, सूरज को हम सफर बनाया है तो सोच लो इस रास्ते में प्यास का दरिया भी आएगा। हमारे साथ फिलहाल इतना की, मुझे दीजिए इजाजत। आप सभी को सूर्य समाचार की ओर से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।